हेलो डियर, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। दो प्रश्न लेकर आए हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से और ये दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग दोनों में जो है ज़्यादा जो क्वेश्चन है उसका डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी जो है बीमारी के बारे में पढ़ना है और वहाँ भी बीमारी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो बीमारी है ये बच्चे के लिए ध्यान में रखते हुए लिखना है और वहाँ जो पढ़ेंगे वो जो है एक नॉर्मल रोगी, मतलब एक जो है जनरल रोगी मानकर उस बीमारी के बारे में लिखेंगे, यानी एडल्ट मानकर। समझ गए? तो ये चीज़ होता है। बाकी जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेम देखने को मिलेगा, तो याद करना इजी है। बहुत सारी चीज़ इजी होता है क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ है। बस डिफरेंस ये होता है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बच्चे के लिए लिख रहे हैं और वहाँ पे एक नॉर्मल एक एडल्ट के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। बाकी चलिए और रिविजन कराएंगे तो बताएंगे भी। यहाँ पर जो है पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे जो पहला आपका प्रश्न आया है, ये प्रश्न है कि बीदर ओष्ठ एवं खंड तालु किसे कहते हैं, ठीक है। यानी क्लेफ्ट लीप एवं क्लेफ्ट पैलेट। समझ गए? क्लेफ्ट लीप एवं क्लेफ्ट पैलेट से क्या समझते हैं? खंड तालु। तालु आप लोग देखते होइएगा, यह जन्मजात रोग होता है। आप लोग देखते होइएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका ओठ काटा हुआ होता है, उसी प्रकार से उसका जो है ओठ से लेकर अंदर तालु तक काटा हुआ रहता है, तो वो हो जाता है खंड तालु। और जिसका ओठ काटा हुआ होता है उसको बीदर ओष्ठ बोलते हैं। समझ गए? दोनों चीज़ समझ गए। इसके कारण और जटिलता क्या है, इसका ऑपरेशन के बाद पहले और ऑपरेशन के बाद नर्सिंग देखभाल, साथ में माता पिता को स्वास्थ्य शिक्षा भी समझाना है, ठीक है। तो चलिए जो एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। देखिए, बीदर ओष्ठ या खंडोष्ठ क्या है? क्लेफ्ट लीफ। देखिए, बीदर, बीदर मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, ठीक है। खंडोष्ठ मतलब खंड हो जाना, ठीक है। तो ऊपरी होठ बनाने वाली मध्य एवं पार्श्व ऊतक के जुड़ने की असफलता के कारण होठ में पाई जाने वाली दरार बीदर ओष्ठ कहलाती है। यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। देखिए, जो खंड तालु होता है ना, जो बीदर ओष्ठ जो बीदर ओष्ठ है, खंडोष्ठ मतलब ओठ जो अगर खंड में बंटता है तो उसका एक रीजन होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं यह एक जो है जन्मजात रोग होता है, ठीक है। ये जन्मजात रोग होता है तो हम लोग जानते हैं बॉडी के जो रचना होता है यह जो है कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो जुड़ जुड़ कर हमारे संपूर्ण शरीर को एक रचना देता है। तो ये जो ऊतक हमारा होता है मध्य और जो पार्श्व ऊतक होता है, तो ये जो ऐड होता है, जो जुड़ता है, कनेक्ट होता है एक दूसरे से, तो इसमें जो है क्या होता है? इरेगुलर हो जाता है, असफलता हो जाता है, जिसके कारण होठ में जो है दरार पड़ जाता है। और यही जो दरार है एक खंड के रूप में, मतलब अलग अलग दिखता है होठ दोनों, और यही जो है आपका होता है बीदरोष्ठ या खंडोष्ठ होता है। समझ गए? यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। समझ गए ना? यह एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। समझ गए इस चीज़ को? चलिए, तो ये तो है आपका क्लेफ्ट लिप, मतलब जहाँ पे लिप में दरार पड़ता है ऊतकों के जो है रेगुलर नहीं होने के कारण, नहीं जुड़ने के कारण, तो ये जो है आपका हो जाता है बीदर ओष्ठ। समझ गए? ये ऊतक जो जुड़ के हमारा शरीर का बनाता है ना, तो ये जुड़ने में असफलता हो जाता है, ये ऊतक आपस में नहीं जुड़ते हैं, तो ये जो है आपका हो जाता है आपका बीदर ओष्ठ। समझ गए? तो ये हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, खंड तालु है, क्लेफ्ट पैलेट है। समझ गए? क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? तालु बनाने वाले ऊतक के जुड़ने की असफलता के बीदर तालु क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। जिस प्रकार से ऊपर हम लोग देखे हैं कि मध्य और जो पार्श्व जो ऊतक है वह नहीं जुड़ता है, असफल हो जाता है जुड़ने में, तो जिसके कारण जो होस्ट में दरार दिखता है तो वो होता है आपका क्लेफ्ट लीफ होता है। बट यहाँ पे तालु का बात हो रहा है, तो जो तालु होता है, तालु को जो बनाने वाला जो ऊतक होता है वो ऊतक आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ पाता है, जिसके कारण जो है ओठ जो तालु है उसमें दरार पड़ जाता है, और वही जो है आपका होता है क्या चीज़? आपका खंड तालु होता है। समझ गए? यह केवल मृदु तालु, सॉफ्ट पैलेट, कठोर तालु तथा मैक्सिकुला हड्डी तक फैली दरार के रूप में हो सकता है। यह भी मध्य रेखा के दाईं तथा बाईं ओर हो सकता है। यह भी एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है। समझ गए?
देखिए जो खंड तालु है यह केवल मृदु तालु सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, उसके बाद है कठोर तालु और मैक्सिला हड्डी तक फैली दरार के रूप में हो सकता है। ये जो तालु कटता है कहाँ से कहाँ होता है, तो जो सॉफ्ट पैलेट है, मृदु तालु है, कठोर तालु है और मैक्सिला हड्डी के जो है दरार के रूप में फैला रहता है। समझ गए। यह मध्य रेखा के दाईं तथा बाईं ओर हो सकता है, मतलब जो बीच वाला जो तालु का रेखा होता है इसके मध्य जो है दाईं और बाईं ओर ये हो सकता है। समझ गए, ठीक है। यह भी एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है, मतलब तालु के इस साइड भी हो या इस साइड भी हो, जिस प्रकार से होठ में भी इस साइड हो सकता है या इस साइड हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं। समझ गए कि मृदु तालु, कठोर तालु और मैक्सिला हड्डी तक ये दरारें जो है फैली हुई हो सकता है और यही जो आपका खंड तालु होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये है आपका जो है देख सकते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट है, इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्लेफ्ट पैलेट है, मतलब तालु जो है कटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये तालु जो है अंदर में देख सकते हैं कटा हुआ है, दरार पड़ गया है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्लेफ्ट लिप है, ये यहाँ पे होठ कटा हुआ है। ठीक है, और ये जो होठ कटा हुआ है ये इस बगल भी हो सकता है या इस बगल भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो तालु है इस बगल भी हो सकता है और इस बगल भी जो है दरारें पड़ सकता है। ठीक है, और ये जो है दोनों अगर होता है मतलब लिप भी कटा हो सकता है और तालु भी कटा हो सकता है, तो ये आपका क्लिफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट ये दोनों वाला जो है यहाँ पे है। ठीक है, समझ गए। चलिए ये जन्मजात रोग होता है, ये ऊतकों के जो है जुड़ने के नहीं जुड़ने के कारण होता है। इसका कारण क्या होता है देख लीजिए, कारण इसका बहुत क्लियर होता है कि अनुवांशिक कारण जीनेटिक्स फैक्टर हो सकता है, भ्रूणीय विकास की असफलता, मतलब जो फीटल होता है, जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण में जो है क्या होगा विकास अच्छे से नहीं हुआ होगा, इसके कारण ये हो सकता है। गुणसूत्र संबंधी समानता, मतलब जो सिंड्रोम संबंधित जो है असमानता एबनॉर्मेलिटी दिखा जा सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। समझ गए। तो ये मात्र ज़्यादा इसका जो है कारण नहीं होता है, तीन ही कारण है, या तो अनुवांशिक जीनेटिक्स फैक्टर होगा, या तो फीटल डेवलपमेंट अनसक्सेसफुल रहेगा, ठीक है, या गुणसूत्रीय संबंधी असमानता होगा। ये तीन कारण याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, जटिलता देखते हैं कि इस रोग में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में क्या क्या जटिलता होता है। ठीक है, जटिलता यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए जटिलता क्या है, तो नाक में बोलना, नाक से बोलना। देखिएगा जिसका ऊपर का कट जाता है ना, तालु कट जाता है या ये होठ कट जाता है, तो वो जो है नाक से जो है बोलता है। ठीक है, उसके बाद है बार बार होने वाला मध्य कर्ण शोथ, रिकर्गिंग ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अगर जिसको ये कटा हुआ होता है ना तो उसमें लक्षण दिखाई देता है कि उसमें बार बार जो है ओटाइटिस मीडिया होता है, मतलब कान में पर्दा होता है। ठीक है, दंत समस्या, दांत का समस्या होता है, स्तनपान करने में कठिनाई होता है, भोजन या दूध का नाक द्वारा वापस आना, और भोजन और जो दूध बच्चा करता है हो सकता है उसको नाक द्वारा वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये सब आपको समस्या दिखने को मिलता है। ये है आपका क्या चीज़, लक्षण है, जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन है। समझ गए। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, नाक से बोलना, बार बार ओटाइटिस मीडिया होना, दंत समस्या, दांत की समस्या, स्तनपान करने में कठिनाई। अब जिसका तालु कट गया रहेगा या होठ कट गया रहेगा तो उसको तो जो है स्तनपान करने में समस्या होगा ही होगा, पूरा बल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गया है। उसके बाद है भोजन या दूध नाक द्वारा वापस आना। अब जो भोजन बच्चा किया है या जो दूध लिया है वो हो सकता है कि नाक द्वारा वापस आ जाएगा, चूँकि उसको जो है एक बल जो मिलता है एबनॉर्मेलिटी है, कटा हुआ है, दरार है, जिसके कारण वो निगल नहीं पा रहा है, उसको वापस नाक में आ जा रहा है। तो ये सब जो है जटिलता होता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग से पूछा है कि भाई जटिलता के साथ में इसका नर्सिंग सर्जरी से पूर्व और सर्जरी के बाद जो है देखभाल बताइए। अब देखिए इसमें जो है क्या किया जाता है, जो कटा हुआ भाग रहता है ना उसको जो है कि स्टिच कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है। तो ये जो होता है ये आपका क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट दोनों को जो है इसको स्टिच कर दिया जाता है। ठीक है, स्टिच करके बंद कर दिया जाता है, तो ये सर्जरी होता है। ठीक है, ये सर्जरी जब होता है तो इसको जो है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद क्या क्या देखभाल होना चाहिए, चलिए देखते हैं। देखिए
प्री ऑपरेटिव केयर है, समझ गए। बालक के श्वसन, आंतरीय संक्रमण एवं मध्य कर्ण शोथ ओटाइटिस मीडिया पर नजर रखें, शिशु को संक्रमण से बचाएं। सर्जरी होने से पहले क्या देखभाल करेंगे कि जो बालक है उसका श्वसन, आंतरीय संक्रमण, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया पर नज़र रखना चाहिए ताकि संक्रमण से बचाया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दूसरा है बालक को भर्ती कराने के बाद रबर के सिरे वाले ड्रॉपर या एसेप्टो सिरिंज से फीडिंग की आदत डालें, ठीक है। देखिए जो क्या है रबर के सिरे वाले ड्रॉप, अब आप लोग देखते होइएगा कि जो बच्चा एकदम नवजात रहता है वो जो है कुछ नहीं लेता है तो उसको जो है देखते हैं टॉपिकल जो होता है रबर वाला होता है ना, जिसको जांत कर मुंह में डालते हैं बूंद बूंद रबर वाला, तो उससे या जो है एसेप्टो सिरिंज के माध्यम से जो है उसको फीडिंग मतलब उससे जो है पोषण का आदत डालना चाहिए, ठीक है। भर्ती के बाद रबर टिप को बगल से मुंह में डालकर खाद व द्रव जीभ पर उड़ेले, उससे बाद में टाँकों में व्यवधान नहीं होगा। देखिए ये जो है रबर टिप को बगल से मुंह में डालकर खाद व द्रव जीभ पर उड़ेले, मतलब जो आपका टिप है ना रबर टिप, उसके द्वारा जो है बगल से क्या करेंगे जीभ में डालेंगे और जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या करेंगे उड़ेलेंगे, जिसके बाद जो है टाँका में कोई व्यवधान नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शल्य क्रिया के बाद फिटिंग का तरीका पालकों को समझाएं। अब जो भी बच्चा का देख रेख करने वाला है इस सर्जरी के बाद जो है जो पोषण का तरीका है फीडिंग का वो समझाना चाहिए उसको, ठीक है। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा कि शिशु को सीधे पीठ के बल कोहनी बंद के एल्बो रेस्ट्रेंट्स साथ लिटाने का अभ्यास कराएं ताकि बालक हाथों से होठों का स्पर्श कर इससे होने वाली जलन से बचे, ठीक है। ये सब नर्सिंग देखभाल से पहले होता है कि जो बच्चा होता है उसको सीधे पीठ के बल जो है कोहनी बंद के साथ लिटाने का अभ्यास कराए, मतलब जो बच्चा हो उसको जो है सीधे पीठ के बल जो है क्या करेंगे कोहनी को बंद कर कोहनी को जो है बंद करके जो है लिटाने का अभ्यास करेंगे ताकि जो बच्चा है वो क्या करे अपने जो होठ है होठ को स्पर्श ना करे अपने हाथों से, इसीलिए एल्बो को रेस्ट्रेंट्स कर देंगे, ठीक है। पालकों को ऑपरेशन के बारे में कोहनी बंद व ओष्ठ बंधन के बारे में शिक्षा प्रदान करें। जो पालक है जो बच्चे को पालने वाला है उसको जो है ऑपरेशन के बारे में और कोहनी बंद और ओष्ठ बंध के बारे में शिक्षा प्रदान करेंगे। कोहनी बंद क्यों होगा ताकि वो अपने हाथों से ओष्ठ को जो है न छू सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाद बाकी ये हो गया, समझ गए। तो ये ऑपरेशन से पूर्व और सारे चीज़ देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो है हम लोग ऑपरेशन के बाद का देखभाल देखते हैं। देखिए जैविक चिन्हों पर नज़र बनाए रखें एवं अनियमितता हो तो आवश्यक कदम उठाए। देखिए वाइटल साइन पर हमेशा नज़र रखें, कोई भी जो है एबनॉर्मलिटी असमानता दिखे तो तुरंत जो है कदम उठाए, ठीक है। शिशु को पीठ के बल लिटाकर एक तरफ से थोड़ा ऊंचा कर दे जिससे स्राव ठीक तरह से निकलते रहे व एस्पिरेशन ना हो, ठीक है। देखिए शिशु को जो है पीठ के बल लिटा देंगे और लिटाकर जो है थोड़ा ऊपर ऊंचा कर देंगे ताकि जो उसके मुंह से शराब निकले सिक्रेशन हो वो बाहर निकल जाए, ठीक है, वो अंदर ना जाए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये सब देखभाल करते रहते हैं, समझ गए। तीसरा यहाँ पे देखिएगा बालक की स्थिति लगातार बदलते रहे जिससे हाइपोस्टैटिक निमोनिया ना हो। लगातार जो है बालक को क्या करेंगे पोजीशन बदलते रहेंगे जिससे हाइपोस्टैटिक निमोनिया जो है बालक को ना हो, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न है, ऑपरेशन थिएटर से लौटते ही बंधन लगाए जिससे बालक अपने हाथों से टाँकों को नुकसान नहीं पहुँचाए, ठीक है। हम ऊपर हम लोग देखे हैं कि केहूनी बंधन, समझ गए ना, केहूनी बंधन देखे हैं ना। तो ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही बालक निकलेगा उसको जो है बंधन लगाएंगे ताकि वो अपने हाथों से जो टाँका लगा है सर्जरी स्टिच लगा है उसको नुकसान न पहुँचाए, छेड़छाड़ न करे। चूँकि बच्चा है उसको तो पता रहेगा नहीं, तो हो सकता है नोच नाच करे, तो इसलिए जो है उसे केहूनी बंद करेंगे, ठीक है। चलिए पाँचवा है पोषण हेतु ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें जिससे चोट ना लगे। पोषण हेतु जो है ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे बच्चे को चोट ना लगे, ट्रॉमा ना हो, समझ गए। फीडिंग के बाद ढकार दिलाएं व स्रावों को साफ करें। जब पोषण दे दे तो बच्चों को जो है ढकार दिलवाएं और जो सिक्रेशन हो उसको साफ कर दे, ठीक है, ताकि जो है क्या हो बच्चा वोमिटिंग ना करे और उसके जो स्टिच हुआ है उस पर जोर ना लगे, ठीक है। फीडिंग के बाद गॉज स्वाब व सलाइन का
एचओ से श्राव व भोज पदार्थों को साफ करे। ठीक है, मुंह से जो भी श्राव वगैरह निकल रहा है उसको जो है क्या करेंगे, गॉज स्वाब से और सलाइन या एचओ से जो है साफ करेंगे। ठीक है, 8वां है बालक को रोने से बचाए। रोने से टाँकों पर खिंचाव आता है, रोने से जो है तनाव आएगा तो जो स्टिच पड़ा है, टाँका पड़ा है, उसमें जो है क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए जो रोने से जो है बचाना चाहिए। टाँकों की सुरक्षा है तो होठ सुरक्षा उपकरण को लगाए। ठीक है, टाँकों की सुरक्षा के लिए जो है क्या करेंगे, होठ सुरक्षा उपकरण लगाएंगे ताकि बच्चा या कोई भी उसको खींच ताँच ना कर सके। समझ गया। नेक्स्ट है संक्रमण से बचाव के लिए बालक की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखे व जीवन रेखा, ठीक है, एवं जीवन रेखा को स्वच्छ रखे। जीवन रेखा, समझ गए। संक्रमण से बचाए और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखे, जीवन रेखा को स्वच्छ रखे। समझ गए। नेक्स्ट है मुंह, नासा, रंध्रों आदि के ऊतकों पर सूजन के लिए नज़र रखे। देखिए जो मुंह है, जो आपका नासा रंध्र है, नाक वाला जो छिद्र है, उसके जो आदि ऊतक के सूजन है उस पर नज़र रखे कि जो है अगर सूजन होता है तो तुरंत जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करे। ठीक है। 12 नंबर यहाँ पे देखिएगा क्या है। 12 नंबर कि बालक को श्वसन क्रिया पर नज़र रखे। शल्य क्रिया के पहले 48 घंटे में बालक को श्वसन अवरोध हो सकता है, अतः लैरिंजोस्कोप व एंडोट्रिकियल ट्यूब सदैव तैयार रखे। देखिए बालक के श्वसन क्रिया पर जो है हमेशा नज़र रखें कि श्वसन अच्छा से कर रहा है या नहीं कर रहा है। चूँकि 48 घंटे में, सर्जरी के 48 घंटे में जो है उसको जो है श्वास अवरोध हो सकता है, मतलब श्वास में रुकावट आ सकता है। इसलिए लैरिंजोस्कोप और एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है सदैव तैयार रखना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है नर्सिंग देखभाल होता है सर्जरी के बाद। जो 12 पॉइंट है इसमें और सारे चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब चलिए हम लोग को जो है इसका माता पिता या पालकों को जो है क्या करना है, इसका हमको शिक्षा भी बताना है कि अगर सर्जरी अगर ऐसा रोग होता है तो कैसा शिक्षा देंगे। ठीक है। माँ बाप को शल्य क्रिया व बाद की समान देखभाल व फीडिंग के बारे में समझाए व प्रश्नों को उत्तर दे। ठीक है। देखिए जो माँ बाप हो, जो पालक हो, उसको जो है शल्य क्रिया के बारे में समझाए और शल्य क्रिया के बाद फीडिंग कैसे कराना है, पोषण कैसे कराना है, उसके बारे में समझाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है यदि बालक को बीदर, तालू भी है तो ड्रॉपर से दूध पिलाते रहें व तालू में चिपकने वाले पदार्थ जैसे टॉफ़ी आदि ना खिलाएं। ठीक है। देखिए अगर बालक को बीदर ओठ के साथ साथ अगर बीदर तालू भी है, मतलब क्लेफ्ट पैलेट भी है और क्लेफ्ट लिप भी है, दोनों है, तो इस कंडीशन में बालक को जो है क्या करेंगे, ड्रॉपर जो है उससे दूध पिलाते रहेंगे। ठीक है। और तालू में कोई ऐसे चिपकने वाला पदार्थ जैसे टॉफ़ी आदि नहीं खिलाएंगे। ठीक है। तो ये होता है, ये सब शिक्षा दिया जाता है। समझ गए। तीसरा है बालक को पुनः जांच व टाँके हटाने के लिए अस्पताल कब लाना है, उसकी तिथि व समय के बारे में बताएं। ठीक है। माता पिता या पालक को जो है शिक्षा में ये भी बताएंगे लास्ट में कि टाँका को हटाने के लिए और जाँचने के लिए जो है पुनः अस्पताल कब लाना है, इसके बारे में डेट और टाइम के बारे में बताना चाहिए। ठीक है। तो ये आवश्यक जो है शिक्षा माता पिता या पालकों को दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप और जो है क्लेफ्ट पैलेट के बारे में यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग जो है ऐसे लिख दीजिएगा और आपका जो है अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए न्यू क्वेश्चन पर आते हैं। न्यू क्वेश्चन क्या है, हीमोफीलिया है कि हीमोफीलिया से किसे कहते हैं, इसके कारण, लक्षण, उपचार व नर्सिंग देखभाल लिखे। क्वेश्चन 5 नंबर शॉर्ट में पूछ सकता है कि हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया के क्या लक्षण, कारण, उपचार होता है, बताइए। ठीक है। चलिए जो है हम लोग इसको आज देखिए लेते हैं कि क्या होता है। देखिए हीमोफीलिया यह एक आनुवांशिक रोग है। देखिए हीमोफीलिया जो है यह एक जीनेटिक्स रोग होता है, आनुवांशिक रोग होता है, जो बच्चों में माता पिता से क्या होता है, माता से स्थानांतरित होता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता, अर्थात चोट लगने पर रक्त बहता ही रहता है। देखिए जो हीमोफीलिया वाला पेशेंट होता है ना, उसको जो है रक्त का थक्का जो है नहीं बन पाता है। रक्त उसका जो है बहुत ज़्यादा जो है पतला रहता है। अगर कहीं भी कट जाता है, चोट लग जाता है या घाव वगैरह है तो उससे जो है लगातार जो है उसको ब्लडिंग होने लगता है, लगातार होते रहता है, ये रुकता नहीं है, क्योंकि उसका ब्लड जो है जमता ही नहीं है, थक्का बनता ही नहीं है। तो ये जो होता है यह एक आनुवांशिक रोग होता है और ये जो है बच्चों में माता से स्थानांतरित होता है। समझ गए।
बच्चों में किससे होता है? माता से स्थानांतरित होता है। इसमें जो है रक्त जो होता है नॉर्मली जो रक्त का जो क्लॉटिंग होना चाहिए ये क्लॉटिंग नहीं बन पाता है, अर्थात कहीं भी चोट लग गया या कट गया फट गया तो जो है रक्त जो है सीधा ब्लीडिंग रेगुलर होते रहता है और यही जो है आपका हीमोफीलिया होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसका कारण आखिर क्या होता है। तो देखिए इसमें आनुवांशिक रूप से रक्त में थक्का कारक क्लॉटिंग फैक्टर फैक्टर 8 फैक्टर 9 और फैक्टर 11 की कमी होती है। इन कारकों की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने की क्षमता पूर्ण या आंशिक रूप से खत्म हो जाती है। देखिए इसका जो कारण होता है, चूँकि हीमोफीलिया है तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो है थक्का बनाने के लिए बहुत सारे जो है वो उत्तरदायित्व होता है। समझ गए ना? रक्त को थक्का बनाता है, लेकिन वो जो फैक्टर जो है ब्लड में हमारा वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आनुवांशिक रूप से जीनेटिक्स रूप से जो रक्त में क्लॉटिंग फैक्टर है थक्का बनाने वाला जो कारक है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जैसे फैक्टर 1 फैक्टर 9 फैक्टर 11 ये जो है फैक्टर अनुपस्थित होता है या इसका कमी के कारण जो है रक्त जो है थक्का नहीं बन पाता है और नहीं बनता है या आंशिक रूप से या जो है पूर्ण रूप से जो है खत्म हो जाता है थक्का बनने का क्षमता। और ये क्यों होता है? फैक्टर 8 फैक्टर 9 और फैक्टर 11 के अनुपस्थित होने के कारण, जिससे जो है रक्त थक्का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नहीं बन पाता है। समझ गए? चलिए तो ये हो गया आपका कारण। ठीक है, चलिए इसका लक्षण क्लिनिकल फीचर क्या होता है? तो देखिए चोट लगने पर निरंतर रक्तस्राव होना, इसका जो लक्षण दिखाई देता है हीमोफीलिया वाले पेशेंट का कि अगर चोट लग जाएगा तो लगातार जो है ब्लडिंग होते रहेगा। ठीक है, पहला लक्षण। दूसरा है नासा रक्त स्राव एपिस्टैक्सिस। समझ गए? एपिस्टैक्सिस भी पढ़ा चुके हैं, नक्सीर जिसको बोलते हैं कि जो है नाक से किसी भी कारण से अगर ब्लड निकल रहा है तो लगातार निकलते रहेगा हीमोफीलिया वाले को। ठीक है, जारा में कट फट जाना, जख्म हो जाना। ठीक है, क्या है? कट फट जाना, जख्म हो जाना, इससे लगातार जो है ब्लड होते रहना। ठीक है, रक्त बमन, रक्त का वोमिटिंग होना, और जो है हीमोफीलिया वाले पेशेंट का रक्त का जब वोमिटिंग होता है तो नहीं रुक पाता है। ठीक है, उसके बाद है मल में रक्त जमना, मेलिना, रक्त जो है वो मल के रास्ते निकलते रहेगा लगातार। ठीक है, दांत निकलने या किसी छोटी शल्य क्रिया में अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। जो हीमोफीलिया वाला पेशेंट होता है उसको जो है कहीं भी सर्जरी हुआ है या उसका अगर दांत निकलता है तो जो है लगातार उसका जो है ब्लीडिंग होते रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसका जो है हम लोग उपचार देखते हैं कि इसका उपचार ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, देख लीजिए ट्रीटमेंट क्या है। रक्तस्राव को रोकने के लिए ताजे प्लाज्मे को अंतःशिरीय मार्ग द्वारा दिया जाता है। देखिए जो हीमोफीलिया वाला पेशेंट होता है ना तो रक्तस्राव ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो फ्रेश जो ताज़ा प्लाज्मा होता है उसको आईवी मार्ग के द्वारा जो है इंट्रावेन के द्वारा दिया जाता है। समझ गए? ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, फैक्टर 8 कारकों का इंजेक्शन देना, जो फैक्टर 8 के कमी से ब्लड थक्का नहीं बन रहा है ये फैक्टर 8 का इंजेक्शन दिया जाता है हीमोफीलिया वाले पेशेंट का। फैक्टर 9 की कमी होने पर प्रोथ्रोम्बिन कॉन्स्ट्रेंट दिया जाता है। देखिए अगर चूँकि हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि फैक्टर 8 फैक्टर 9 फैक्टर जो है क्या चीज़ फैक्टर 8, ठीक है, फैक्टर 9 ही ना है, देख लीजिए यहाँ पे गलत मत पढ़िएगा। ठीक है, हाँ फैक्टर 8 फैक्टर 9 ठीक है और फैक्टर 11। समझ गए? तो ये जो आपका फैक्टर है ये फैक्टर का जो है क्या किया जाता है? कॉन्ट्रेस्ट दिया जाता है। फैक्टर 9 का जो है प्रोथ्रोम्बिन कॉन्स्ट्रेंट दिया जाता है। समझ गए? कॉन्स्ट्रेंट दिया जाता है प्रोथ्रोम्बिन का। अगर 9 का कमी होता है तो 8 का कमी होता है तो इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, फैक्टर का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, समझ गए? अब चलिए हम लोग इसका जो है नर्सिंग प्रबंध देखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, इसमें नर्सिंग जो है क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है समझिए। रक्तस्राव की रोकथाम करें। सबसे पहले अगर कहीं कट फट गया है, कोई हीमोफीलिया वाला पेशेंट है तो रक्तस्राव का जो है रोकथाम करेंगे। रक्तस्राव हो रहे स्थान पर बर्फ या शीतलता का प्रयोग करेंगे। जहाँ से भी जो है ब्लड क्या हो रहा है अगर निकल रहा है तो वहाँ पे जो है बर्फ़ का या शीतलता का कोल्ड स्पंज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए चोट से बचने के लिए सुरक्षा उपायों का ध्यान दें। नर्स का एक काम होता है कि चोट से बचने के लिए लोगों को जो हीमोफीलिया वाले पेशेंट है उसको बताए कि कट फट या चोट से दूर रहे ताकि जो है ब्लीडिंग ना हो चोट लगने पर। ठीक है, चौथा देखिएगा यहाँ पे बालक के नाखून कटे हो व डायपर में पिनों का उपयोग ना करें आदि। ठीक है, देखिए
जो अगर बच्चा को हीमोफीलिया है तो बच्चा को क्या करेंगे, नाखून काट के रखेंगे ताकि वो जो है कहीं खरोच ना मार पाए अपने से, और जो खरोच लग जाएगा तो ब्लडिंग लगातार होने लगेगा, तो इसलिए जो है नाखून काट के रखेंगे। और डायपर जो होता है, डायपर में पीन आदि का उपयोग ना करेंगे जिससे उसको ना चुभे। समझ गए। चलिए पाँचवा यहाँ पे देखिएगा, पाँचवा पॉइंट क्या है कि बालक को नरम आहार दे व मुलायम टूथब्रश दे ताकि मसूरों से रक्तस्राव न हो। समझ गए। जो बालक है उसको नरम आहार देंगे और मुलायम जो है टूथब्रश देंगे ताकि मसूरा से जो है रक्तस्राव न हो। समझ गए। तो ये जो है नर्स जो है देखभाल कर सकती है। ये सब 5 पॉइंट, ठीक है, समझ गए। अब देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग क्या समझे रक्तस्राव हीमोफीलिया के बारे में कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो बच्चों में माता से स्थानांतरित होता है। समझ गए। जो ब्लड में फैक्टर 8, 9 और 11 के पूर्ण या आंशिक कमी के कारण थक्का नहीं बन पाता। ठीक है। कारण क्या है, चोट लग जाएगा। ठीक है। चोट लगने से जो है लगातार ब्लड निकलते रहेगा। ठीक है। कारण में जो है फैक्टर का कमी होगा। ठीक है। उसके बाद जो है और सारे कारण होगा, जैसे नाक से ब्लड, नाक में जो है चोट उट लग जाना। ठीक है। बहुत सारे कारण लिख सकते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकता है, वो सारा जो है यहाँ कारण में आ जाएगा। लक्षण में जो है नाक से ब्लीड जाना, मल से ब्लीड जाना, ठीक है, या जो है चोट लगने पर रक्तस्राव होते रहना डायरेक्ट, ये सब लक्षण दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद जो है कारण क्या है, कारण में प्रबंध क्या है, प्रबंध में देखें ही कि फैक्टर 8 का इंजेक्शन देना, फैक्टर 9 का जो है प्रोथ्रोम्बिन कॉन्स्ट्राट देना। समझ गए। और उसके बाद रक्तस्राव को रोकने हेतु ताज़ा प्लाज्मा जो है आईवी माध्यम से दिया जाएगा। तो ये सब जो है उपचार है हीमोफीलिया के लिए। समझ गए। बाकी नर्स कैसे देखभाल करेगी वो तो यहाँ पे दिया ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जो है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। आपका जो अब रीटोटलिंग और जो आपका रीचेकिंग का रिजल्ट था MP का, वो आ भी चुका है फर्स्ट ईयर वाला। तो अब उसका सप्लीमेंट्री का प्रोसेस होगा और फिर जो है आपका सबका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो आप लोग अब पढ़िए, पढ़ना अब शुरू कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।